अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रसायन की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको इस चैप्टर के टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे दिया क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि एक अकार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना में सी इज इक्वल टू 40%। अब यहाँ पे सी ए लिखा है तो सी ए से हमारा मतलब हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम को हम सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सी ए की प्रतिशतता दी हुई है आपको 40%। फिर इसके बाद यहाँ पे सी इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 12%। सी से हमारा मतलब हो जाएगा कार्बन, यानी कार्बन की प्रतिशतता आपको यहाँ पे दी गई है 12%। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है O इज इक्वल टू 48%, यानी O से हमारा मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रतिशतता आपको यहाँ पे दी गई है 48% है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे सरलतम सूत्र भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मूलानुपाती सूत्र और सरलतम सूत्र दोनों एक ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में मूलानुपाती सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको यौगिक यानी जो आपके तत्व यहाँ पे दिए गए हैं, इनकी प्रतिशतता भी आपको यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम तत्व लिखेंगे, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, और उनकी प्रतिशतता नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक तरफ मैंने यहाँ पे लिखा तत्व और एक तरफ लिखा प्रतिशतता, ठीक है। तो सबसे पहला तत्व आपका क्या दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ Ca 40%, यानी कैल्शियम की प्रतिशतता यहाँ पे 40% दी हुई है। तो तत्व में मैंने क्या लिखा, Ca लिखा, यानी कैल्शियम। और प्रतिशतता, प्रतिशतता आपको दी गई है इसकी 40%, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कार्बन, कार्बन की प्रतिशतता 12% यहाँ पे आपको दी गई है। तो तत्व की जगह मैं लिखूंगा C यानी कार्बन, और प्रतिशतता इसकी कितनी है, 12% है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे O यानी ऑक्सीजन दिया हुआ है 48%। तो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिखा O, और उसकी प्रतिशतता यहाँ पे 48%। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई थी, बस इतनी चीजें। अब इसके बाद वाले स्टेप को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि वो आपको अपनी तरफ से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिशतता तक तो हमने लिख लिया, तो एक तरफ तत्व लिख दिए और एक तरफ इनकी प्रतिशतता लिख दी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जितने तत्व आपके दिए गए इनका परमाणु भार हम लिखेंगे, ठीक है। और परमाणु भार ये आपको अपनी तरफ से लिखना है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला तत्व आपका कैल्शियम दिया है। तो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 20 होता है, और इसी का दुगना इसका परमाणु भार यानी 40 होता है। तो कैल्शियम का परमाणु भार मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। फिर इसके बाद आपको कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसी का दुगना इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है, यानी 12। तो 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बन का परमाणु भार। और फिर सबसे लास्ट में आपका
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसी का दुगना इसका परमाणु भार यानी 16 होता है। तो ऑक्सीजन का क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। तो यहाँ पे तत्व प्रतिशतता लिखने के बाद आपको यहाँ पे परमाणु भार अपनी तरफ से लिखना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप हमें क्या करना है, तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि परमाणुओं की संख्या हम निकालेंगे। ठीक है, परमाणुओं की संख्या अब ये कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो आपकी प्रतिशतता दी गई है प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार कर देंगे। ठीक है, यानी जो आपकी यहाँ पे प्रतिशतता दी गई है इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशतता को ऊपर और अपॉन में आपका परमाणु भार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परमाणु भार, और हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार, तो हमें मिल जाएगा परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पे प्रतिशतता कैल्शियम की देखिए 40% दी गई है, तो 40 को हम लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे 40 को मैंने ऊपर लिखा, और अपॉन में परमाणु भार भी इसका 40 है यानी 40%, और अपॉन में आपका 40 हो जाएगा। इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। यहाँ पे 40/40 लिखा, 1 आ गया। फिर से अब यहाँ पे आइए कार्बन का देखिए, कार्बन की प्रतिशतता 12 और अपॉन में आपका परमाणु भार यानी 12, यानी 12/12 कैंसिल आउट होके 1 आपका आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रतिशतता 48 दी है, अपॉन में परमाणु भार करेंगे, परमाणु भार आपका यहाँ पे 16, तो 16 करना 16, 16 3 48, कितना मिला आपको, 3 मिला ना। ये किसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं परमाणु की संख्या किसकी निकली, ये ऑक्सीजन की निकल गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का हमारा निकला 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 3। ठीक है, तो परमाणु भार के बाद आपको निकालना होता है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या कैसे निकलती है, जो आपकी प्रतिशतता होती है, प्रतिशतता को हम भाग दे देते हैं परमाणु भार से, सीधे सीधे यहाँ पे हमें डिवाइड कर देना था। कैंसल आउट हो गया दोनों, 1 आ गया यहाँ पे 12 से 12 कैंसल आउट हो गया 1। अब यहाँ पे 16 का नाम 16 3 48, यहाँ पे 3 आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, सबसे लास्ट स्टेप में हमें निकालना होता है सरल अनुपात। क्या निकालना होता है, सरल अनुपात। अब आप सोचेंगे कि सरल अनुपात कैसे निकालना, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या हमारी 1 1 और 3 निकली है। क्या निकली है, 1 1 3। अब तीनों संख्याओं को ध्यान से देखिए और तीनों में सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है इसमें, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या आपकी यहाँ पे 1 है, और जैसा कि आप देख सकते हैं 1 आपको यहाँ पे 2 बार दिया है, तो 1 यहाँ पे आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब इसी 1 से क्या करेंगे, 1 आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई, इसको मैंने लिख दिया किनारे कि ये सबसे छोटी संख्या है। अब ये 3 आपके यहाँ पे आए हुए 1 1 3 आया है, तो इन तीनों संख्याओं में क्या करेंगे, इसी 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 1 दिया है, तो सरल अनुपात में 1 लिखूंगा। ठीक है, ये 1 तो लिखा, और डिवाइड किससे करना है, 1 से करना, क्योंकि 1 यहाँ पे सबसे छोटा है, तो 1/1 कर दिया तो 1 ही मिलेगा। फिर यहाँ 1 से करेंगे 1/1, यहाँ पे 1 मिलेगा। अब 3 में 1 से करेंगे तो 3/1 सॉल्व करेंगे बराबर 3 ही तो आएगा। तो यहाँ पे सरल अनुपात हमें क्या मिला, 1 1 3 मिल गया। सेम यही मिला, जो परमाणु की संख्या मिली थी वही हमारा सरल अनुपात हमें 1 1 3 मिल गया। बस आपको ये ध्यान रखना कि सरल अनुपात हम कैसे निकालते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे फिर से आपको समझा देता हूं कि सरल अनुपात आपको कैसे निकालना। जैसे देखिए यहाँ पे परमाणुओं की संख्या निकाली 1 1 3, ये 3 संख्याएं हमें यहाँ पे मिली। तीनों में सबसे छोटी 1 ही होगी, क्योंकि 1 2 बार है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 1 ही आपका सबसे छोटा रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 ना होकर 2 होता, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे 1 ना होकर 2 होता, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाता, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या होती, 1 होती, और इसी 1 से इन तीनों में भाग करते। ये मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 1 आ गया इसीलिए। तो यहाँ पे आपका 1 1 3 आया था, 1 आपकी सबसे छोटी संख्या, 1 को लिखूंगा किनारे। अब इसी 1 से इन तीनों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 1/1 1 आया, 1/1 1 आया, और 3 से 1 में करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 से 3 में करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 ही आएगा। तो ये हमारा सरल अनुपात निकल गया, 1 1 3 निकल गया। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे हमें इसको लिखना है। तो यहाँ पे CA का सरल अनुपात क्या आया, 1 आया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CA। क्या CA के नीचे आपने कभी 1 लिखा हुआ देखा है, नहीं देखा, 1 लिखा नहीं जा
जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ए ही आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 आया है। फिर इसके बाद सी का देखिए, सी का भी हमारा सरल अनुपात 1 ही आया है, तो सी के नीचे 1 नहीं लिखेंगे, इसको 1 नहीं लिखना है। फिर ओ को देखिए, ओ का कितना आया है, 3 आया है सरल अनुपात, तो सी ओ लिखूंगा और ओ के नीचे 3 लिखा जाता है। तो यही हमारा हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र, यानी CaCO3, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा नीचे कि अतः यौगिक में एक Ca परमाणु मतलब एक कैल्शियम परमाणु, तो कैल्शियम एक लिखूंगा नहीं, ठीक है, एक Ca परमाणु, फिर इसके बाद एक C परमाणु यानी एक कार्बन परमाणु, तो कार्बन के नीचे भी 1 लिखा नहीं जाता तो 1 लिखेंगे नहीं। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में 3 O परमाणु यानी ऑक्सीजन के परमाणु यानी O3, ये देखिए 3 ही तो था, तो CaCO3 ये आपका बन जाएगा। जैसा कि लिखा गया था यौगिक में एक कैल्शियम परमाणु, एक कार्बन परमाणु तथा 3 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, अतः मूलानुपाती सूत्र आपका CaCO3 हो जाएगा, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए CaCO3 दिया क्या है, कहाँ हुआ है आपका, तो ये दिया है ऑप्शन डी में, तो CaCO3 यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होती है मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए, आपको सरल अनुपात तक निकालना होता है। ये मत सोचिएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि परमाणुओं की संख्या में भी हमारा 113 आ रहा है, यहाँ भी 113 आ रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि सरल अनुपात नहीं निकालेंगे, ये आपको निकालना होगा तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको यौगिक तत्व दिए होते हैं उनको हम यहाँ पे नोट करते हैं, उनकी प्रतिशतता आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है, ये 2 चीजें आपको पहले से दी हुई होती हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला काम करना होता है, जो आपके तत्व होते हैं उनका परमाणु भार आपको लिखना होता है। परमाणु भार लिखने के बाद आपको यहाँ पे परमाणुओं की संख्या निकालनी होती है, जो कि प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार हो जाता है, भाग करने पर हमें ये सब मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं परमाणुओं की संख्या, जब परमाणुओं की संख्या आपको मिल जाती है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान देना होता है कि ये 3 संख्याएं जो आपको मिली है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, आपको 4 भी तत्व दिए हुए हो सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तीनों संख्याएं हमें चेक करनी होती है कि तीनों में सबसे छोटी कौन सी है। जो सबसे छोटी होती है, जहाँ पे 1 थी उसी से हमने सब में डिवाइड किया, 1 बाई 1, फिर यहाँ पे 1, फिर वहाँ पे 1, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे सरल अनुपात मिल गया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डिवाइड किया है ना यहाँ पे, फिर इसके बाद सरल अनुपात मिला। सरल अनुपात मिलने के बाद जो संख्याएं हमें मिलती हैं उसको एज इट इज यहाँ पे तत्व के सामने लिखकर हमें हमारा क्या मिल जाता है, मूलानुपाती सूत्र मिल जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने पहली बार आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बताया हुआ है मूलानुपाती सूत्र वाला, इससे पहले पार्ट 1 में तो मैंने आपको बताया नहीं था। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि मूलानुपाती सूत्र हम कैसे निकालते, तो यहाँ पे मैंने आपको फिर से बता दिया। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिएगा 4 से 5 बार, तब जाके आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, और मैं आगे भी इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यानी CaCO3 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि FeSO4.7H2O में क्रिस्टल जल की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्या हमें यहाँ पे क्रिस्टल जल की प्रतिशतता ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पे जो आपका 7H2O वाला पार्ट दिया है, यही इसको हम इसकी प्रतिशतता हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में सभी के एटॉमिक वेट आपको दिए गए हैं। Fe का 56, S यानी सल्फर का आपका 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और आयरन का तो आपका यहाँ पे दिया ही हुआ है Fe का 56, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो आपको दिया होता सबसे पहले उनका क्या करते हैं, हम यहाँ पे अणुभार निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे FeSO4.7H2O का अणुभार निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है, उससे आपसे कहा था कि उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए FeSO4.7H2O का अणुभार निकालते हैं। तो Fe का आपका कितना दिया, 56, तो सिर्फ Fe की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 56, फिर इसके बाद प्लस लगेगा, S का देखिए 32, तो S की जगह प्लस 32, फिर O4 दिया है, O यानी ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन इंटू 16 ऑक्सीजन का भार होता है अणुभार, तो 4 इंटू 16 कर दूंगा तो 64 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7H2O दिया है, इस वाले को देखिए, तो 7 को ऐसे ही लिखूंगा, 7 इंटू हो जाएगा, फिर H2O दिया है,
H2 मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक भार, एटॉमिक वेट कितना होता है, अणुभार कितना होता है, एक ही होता है, तो 2 × 1 कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस O यानी ऑक्सीजन भी तो आपको दिया गया, तो ये आपका 16 हो जाएगा, यानी 7 × और फिर 16 2 18 आपका हो जाएगा, यानी 7 × 18, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 7 × 18 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 56 32 और 64 इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 56 + 32 और +64 ये किया, उसके बाद 18 सत्ते आपका 126 होता है। इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, 278 मिलेगा। 278 ये क्या हो गया, FeSO4.7H2O का ये आपका एटॉमिक वेट यहाँ पे हमारा निकल गया, अणुभार निकल गया 278 278 ये आपका हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्रिस्टल जल की प्रतिशतता। क्रिस्टल जल मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले H2O का अणुभार अलग से निकालना होगा। H2O का अणुभार अभी ऊपर ही मैंने आपको निकाल के दिखाया, लेकिन फिर से आपको मैं बता देता हूँ, जल H2O का अणुभार यहाँ पे निकालते हैं तो H2 यानी 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, 2 है तो बराबर 2 हो जाएगा, और प्लस O भी तो आपका है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी 16 2 18, तो H2O का कितना निकल गया हमारा यहाँ पे 18 निकल गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7H2O लिखा है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये 7 आपका क्या है, 7 है जल के मोलों की संख्या, कितनी है 7, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जल के मोलों की संख्या बराबर आपको 7 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हम क्रिस्टल जल की प्रतिशतता यानी जल H2O की प्रतिशतता यहाँ पे निकाल लेंगे। तो प्रतिशतता निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपके जल के मोलों की संख्या दी है 7 ये लिखूंगा, यानी जो 7H2O वाला पार्ट था इसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो 7 ये जल के मोलों की संख्या, H2O का अणुभार यहाँ पे 18, 7 × 18 किया, और अपॉन में आपका पूरा एटॉमिक वेट हो जाएगा FeSO4.7H2O वाले का, ठीक है। तो अपॉन में मैंने इसको लिख दिया, यानी 278 जो हमने अभी ऊपर निकाला हुआ ये वाले को, ठीक है, ये अपॉन में हो जाएगा। और प्रतिशतता निकाल रहे तो × 100 तो आपका रहेगा ही, ये सूत्र मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था। अब क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपका दशमलव में आएगा 45.32%, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45.32% ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कीजिए तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45.32% ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 में है। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है अमोनियम नाइट्रेट में। हेल्प के लिए यहाँ पे आपको सारे एटॉमिक वेट दिए हुए, H = 1, N = 14, यानी हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। ये तो मैंने आपको कई बार बताया है, मैं एटॉमिक वेट आपको बार बार इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 का निकालेंगे यहाँ पे अणुभार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, NH4NO3 का अणुभार, नाइट्रोजन का आपका देखिए सिर्फ नाइट्रोजन यानी N का देखिए, N का आपको 14 दिया तो N की जगह 14 लिखा, फिर H4 लिखा है, H का एटॉमिक वेट 1 होता है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा, यानी बराबर 4। तो यहाँ पे 4 × 1 मैंने लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन 4 तो 4 और इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 यानी 4 × 1 हो जाएगा, प्लस फिर इसके बाद NO3 में सिर्फ N को देखिए तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो N की जगह 14, O को देखिए, O का 16 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 O है, जैसा कि आप देख सकते हैं O3 लिखा है ना, तो ऑक्सीजन 3 बार तो 3 × ऑक्सीजन का होता है 16, ये देखिए यहाँ पे दिया है, तो 3 × 16 आपका यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब इन सबको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे 14 4 18 आपका हो जाएगा, × 1 यहाँ पे 18 ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 16 3 48 और 14 को हम जोड़ देंगे 62 और 18, इन सबको ऐड करने पर 80 मिला। ये क्या हो गया, अमोनियम नाइट्रेट का अणुभार हमें यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या है, कहा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट में यानी NH4NO3 में देखिए नाइट्रोजन आपका कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यानी 2 बार आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की सबसे पहले क्या निकालेंगे, मात्रा निकालेंगे, तभी हम इसकी प्रतिशतता यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रा, तो मात्रा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन कितनी बार, एक बार यहाँ पे आया है, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 बार नाइट्रोजन N और N आपको लिखा हुआ मिल रहा है, तो 14 इंटू 2 हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यही किया है, क्योंकि 2 बार नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, मल्टीप्लाई करेंगे 28 आपका हो जाएगा। ये मात्रा हमें मिल चुकी है नाइट्रोजन की अमोनियम नाइट्रेट में, सिर्फ हमें नाइट्रोजन का देखना है, तो 28 मिला। अब क्या करेंगे, अतः अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हम यहाँ पे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे मात्रा पूछा है, कंफ्यूज मत होइएगा, मात्रा का मतलब यहाँ पे प्रतिशतता ही होगा, क्योंकि परसेंट में आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब प्रतिशतता निकालेंगे, अतः अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता बराबर नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर 28 अभी निकाली, और अमोनियम नाइट्रेट का टोटल अणुभार आपका 80 यानी अपॉन में 80 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 100। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का अणुभार टोटल हमारा 80 यहाँ पे निकला था, तो यही अपॉन में लिखा, तो 28/80 इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 4 बार 20 चौक 80, 20 पंचे 100 आपका हो जाएगा, 4 1 जा 4 7 जा 28, 7 इंटू 5 इंटू 35%, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसकी यहाँ पे मात्रा यानी प्रतिशतता हो जाएगी 35%। ये नाइट्रोजन का हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो ऑप्शन में चेक कीजिए 35 आपका कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि यहाँ पे मात्रा पूछा, तो मात्रा मतलब हमारा प्रतिशतता होगा। ऑप्शन में देखिए सारे आपके परसेंटेज में ही दिए हुए थे, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है। ठीक है, क्या पूछा है, कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कार्बोनेट मूलक का सूत्र पता होना चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि उस पर चार्ज क्या होता है, -1 होता है या -2 या +2 या +1। तो मैं आपको सबसे पहले कार्बोनेट मूलक का फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या होता है, CO3 और इसके ऊपर 2- का नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बोनेट मूलक का ये सूत्र हो गया, और सूत्र में आपको क्या दिख रहा है, कितना चार्ज यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन माइनस का, यानी -2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कार्बोनेट मूलक पर आवेश कितना होता है, -2, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मूलक, कार्बोनेट मूलक का सूत्र पता होना चाहिए। मैं इसके ऊपर से अलग वीडियो आप लोगों को लिए बना दूंगा, मैं सभी मूलकों के सूत्र आपको बता दूंगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनेट मूलक पर आवेश क्या हो जाएगा, -2। क्यों हुआ, क्योंकि CO3 2- आपका होता है कार्बोनेट मूलक का सूत्र, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो -2 आपका इस पे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें आपके कई कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि CA3PO4 का होल ट्वाइस में कैल्शियम की संयोजकता, यानी हमें Ca की वैलेंसी यहाँ पे संयोजकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजकता निकालने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है CA3। ठीक है, CA3 को लिखेंगे एज इट इज़ यहाँ पे, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे CA3 को मैंने लिख दिया एक तरफ, और PO4 का होल ट्वाइस इसको मैंने लिख दिया एक तरफ। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जो आपका CA3 है ये आपका एक धात्विक मूलक है। क्या है, धात्विक मूलक है, और धात्विक मूलक पर आपका प्लस चार्ज होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो आपका PO4 का होल ट्वाइस है ये आपका एक अम्लीय मूलक है, और अम्लीय मूलक पर आपका निगेटिव चार्ज होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप CA3 मैंने यहाँ पे लिखा, जो कि आपका धात्विक मूलक है, ये लिखा। फिर इसके बाद PO4 का होल ट्वाइस लिखा, ये आपका है अम्लीय मूलक, ये मैंने लिख दिया।
ठीक है। फिर अब आपको यहाँ पे कैल्शियम की संयोजकता निकालनी यानी Ca की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे Ca3 लिखा है, ये लिखा, PO4 का होल ट्वाइस लिखा। तो जो यहाँ पे Ca3 लिखा है जो 3 है, ये इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता। तो 3 इसकी संयोजकता है यानी धात्विक मूलक की, धात्विक मूलक की संयोजकता 3 है। और जो आपका ये अम्लीय मूलक PO4 का होल ट्वाइस है, जो ये ट्वाइस लगा है 2, यही आपकी इसकी संयोजकता हो जाएगी यानी अम्लीय मूलक की संयोजकता यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऊपर किया। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर कैसे होगा, मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ। रूल क्या होता है कि किसी यौगिक में धात्वीय मूलक की संयोजकता अम्लीय मूलक के नीचे तथा अम्लीय मूलक की संयोजकता धात्विक मूलक के नीचे लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि धात्वीय मूलक की संयोजकता यहाँ पे कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 ही तो है, ये इसकी संयोजकता हो गई। तो ये जो धात्विक मूलक की संयोजकता 3 है, ये चली जाएगी अम्लीय मूलक के नीचे यानी PO के पास, PO4 का होल ट्वाइस जो आपका दिया है इसके पास चली जाएगी। और जो PO4 का होल ट्वाइस इसकी संयोजकता 2 है, ये चली जाएगी Ca3 के पास, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये देखिए Ca3 आपका लिखा हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है। जो ये 2 था, ये संयोजकता 2 थी इसकी, एक इसके पास चली जाएगी, इसके पास Ca के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे Ca लिखा और जो ये 2 ट्वाइस लिखा था, यही तो आपकी संयोजकता थी इसमें, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये 2 इधर चला आएगा यानी अम्लीय मूलक की संयोजकता धात्वीय मूलक के पास चली जाएगी यानी 2 यहाँ पे चला आएगा। और धात्वीय मूलक पे प्लस चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे Ca लिखा और ऊपर 2+ लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे अब इसके बाद वाला देखिए, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे Ca3 लिखा हुआ था। ये 3 जो संयोजकता थी ये धात्विक मूलक की थी, तो धात्विक मूलक की संयोजकता अम्लीय मूलक के पास चली जाएगी यानी PO4 तो आपका रहेगा ही। ठीक है, और जो ये 2 था इसकी संयोजकता थी, ये इसके पास चली गई है। अब जो धात्विक मूलक की संयोजकता आपकी 3 थी, ये इसके पास चली जाएगी। ऊपर 3 लिखा लेकिन माइनस का साइन, क्योंकि अम्लीय मूलक पर आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बस इतना करना था आपको इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे आपको कैल्शियम की संयोजकता साफ साफ लिखी हुई मिल रही है, जो कि आपकी +2 है। ठीक है, यानी अतः कैल्शियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये धात्विक मूलक है, ये अम्लीय मूलक है, ये नहीं मालूम है, तो आप सीधे सीधे लिखिए Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी संयोजकता 3 है, इसकी 2 है, तो कुछ नहीं करना, बस आप ट्रांसफर करवा दीजिए। ये जो 2 है ये Ca के पास भेज दीजिए यानी Ca2 हो जाएगा। ठीक है, Ca2 यानी इसकी संयोजकता +2 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर 2 लिख दिया, इधर ट्रांसफर कर दीजिए और ये 3 जो है ये PO4 के पास भेज दीजिए यानी PO4 हो जाएगा और ये 3 इसकी हो जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको धात्वीय अम्लीय मूलक नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किसी यौगिक में धात्वीय मूलक की संयोजकता अम्लीय मूलक के नीचे और अम्लीय मूलक की संयोजकता धात्वीय मूलक के नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सभी मूलक के केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड एक वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा धात्विक होता है, कौन सा अम्लीय होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम का कितना निकल गया, नीचे देखिए ये, तो कैल्शियम का आपका निकल गया 2। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक कीजिए 2 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हुए हैं। सबसे खास क्वेश्चन आपका था पहला वाला, ये ध्यान रखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूलानुपाती सूत्र आपसे अक्सर पूछा जाता है। और लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारे आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका ये चैप्टर फिनिश करवा दूं या फिर उसके अगले पार्ट में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।